Respected Director NIH and CVO NIH, CVO CIL, my colleagues and dear students. It's a real privilege for me to be standing in front of you. I remember I came in the opening ceremony also, and there was overwhelming participation from the students. Last year also I came here. The type of drawing and artwork that the students have done is really, I cannot believe this. Means the doctors are so talented. They draw so well, and they are so artistic doctors here. It's really privileged to see the drawings, and these are pasted in our department also. We have put up a gallery and we have pasted those pictures this year. And it's really surprising to note that how these doctors are, they have so much time and they are so enthusiastic to make the drawings and these quotes and every poet. It's really, I come and I praise the students for this. And today is officially closure of this. I have learned from Director Sir that the closing ceremony was already concluded or done, but since CBSEI was not present, so this function has been kept. So this is the official closure of the CIL Vigilance Awareness Week or campaign period. And I invite all the students to come to the closing ceremony, which we will be organizing at our auditorium at Coal India. And we look forward to felicitating you, and we all also look forward to be associated with this institute in our future programs also. Thank you very much. I take leave as CUCI is hard pressed for time, and he has a flight at 5:30. Thank you very much, students. Thank you so much, sir, for your valuable words and appreciation. Now, I would like to call upon stage our chief guest, Sri Brajesh Kumar Tripathi, sir, for his valuable words. Sir, please. Thank you, Dr. Akshaya Prakash. Respected Dr. Pranay Sharma, Director NIH, Abhijit Siddhi Burman Sahab, CVO, Chief Vigilance Officer of NIH. मैं भी चीफ विजिलेंस ऑफिसर हूँ। बर्मन साहब, चीफ विजिलेंस ऑफिसर का डिफिनेशन अभी बदला हुआ है। इसका मतलब होता है चीफ वैल्यू ऑफिसर। चीफ विजिलेंस ऑफिसर नहीं होता है, चीफ वैल्यू ऑफिसर होता है। चीफ विजिलेंस ऑफिसर भी नहीं होता है। जनरली सब लोगों के दिमाग में रहता है कि सीबीओ मतलब आया है तो फॉल्ट फाइंडिंग करेगा, आपको पकड़ेगा, हम पर मतलब तरह तरह की निगेटिविटी रहती है दिमाग में। लेकिन अब डिफिनेशन चेंज हो गया है। सीबीओ का मतलब चीफ वैल्यू ऑफिसर, विजिलेंस डिपार्टमेंट का मतलब हो गया कि वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन इन पॉजिटिव वे। हमारे विजिलेंस डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर श्री NR श्रीवास्तव साहब, CIL विजिलेंस आए हुए ऑफिसर्स और हमारे कोल इंडियंस। मैं कोल इंडियंस को बोलता हूँ प्राउड एंड विजिलेंट कोल इंडियंस। प्राउड इसलिए बोलता हूँ कि जिस तरह से कोल इंडिया डेवलप कर रहा है, विकास कर रहा है और जिस तरह से हर मामले में आगे बढ़ रहे हैं, तो हर कोल इंडियन अपने आप पर प्राउड फील कर रहा है कि हम प्राउड हैं। और विजिलेंट वर्ड मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ऑब्वियस है कि बिना विजिलेंट की हम ग्रोथ नहीं कर सकते, तो विजिलेंट है। अभी हमारे साथ UG PG के स्टूडेंट्स, फ्यूचर डॉक्टर्स, फ्यूचर माँ भारती के लाल, स्टाफ मेंबर्स, गुरुजनों, अभी हमको पता चला कि अराउंड 700 स्टूडेंट्स आपके यहाँ हैं। और रिसर्च डेवलपमेंट में जिस तरह से NIH आगे बढ़ करके काम कर रहा है, यानी जिस तरह से राष्ट्र का रिक्वायरमेंट है, हम रिसर्च डेवलप कर रहे हैं, तो मेडिकल फील्ड में, होम्योपैथिक फील्ड में रिसर्च डेवलपमेंट का आना, ये रियली एक अलग तरह का विजनरी अप्रोच है।
मैं यहाँ के टॉप मैनेजमेंट को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि जैसा रिसर्च जैसा रिक्वायरमेंट है उस तरह से आप रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहे हैं। आप IIT से भी कोऑपरेशन कर रहे हैं, IIMS के साथ भी आपने MOU किया है। मैं आपके डायरेक्टर साहब से जब मतलब पूछा कि आप लोग भी AI ML और का यूज करें अपने मेडिकल प्रोफेशन में, तो ये भी जानकर हमको खुशी हो रही है कि जैसा टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है उस डेवलप टेक्नोलॉजी को अपडेट करते हुए आप लोगों को बताया जा रहा है AI ML का कैसे यूज़ करें हम मेडिकल फील्ड में। ऑफिस और टेक्नोलॉजी का तो यूज करना ही है, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और सर्टिफिकेट बांटने की बात थी, CBO साहब बोल रहे थे, मैं सर्टिफिकेट मैं ऐसे नहीं देता हूँ। मैं अपने कोल इंडिया में आप सभी अवार्डीज को बुलाऊंगा। आप सभी अवार्डीज अपने मम्मी पापा के साथ आना और उनके सामने अपने गुरुजनों को सारे लोगों को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आइए। डायरेक्टर साहब को स्पेशल रिक्वेस्ट करूँगा कि सर आप आएँ, हम लोग बहुत जल्दी कोशिश करेंगे अपने आप को करने की कोशिश करेंगे। आप सब लोग के दिखाएँ अवार्ड सेरेमनी में हम अपना ऑडिटोरियम में बहुत ही मेगा फंक्शन करते हैं और आप लोगों को हम लोग वहाँ सर्टिफिकेट देंगे। और जिस तरह का सेलिब्रेशन मोड में आकर के डॉक्टर्स बिजनेस के प्रति एक्शन ले रहे हैं, चाहे ड्राइंग का हो कंपटीशन, चाहे पेंटिंग का हो, ऐसे का हो, क्विज का हो, हर मामले में विजिलेंस के प्रति आपका डिवोशन एक अलग थॉट दे रहा है। ये हर एक भारतीय को सीखना पड़ेगा कि डॉक्टर्स के साथ साथ हर स्टूडेंट विजिलेंस के प्रति कितना अपने आप को कंट्रीब्यूट कर रहा है। इस साल का CBC का थीम था विजिलेंस आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। यानी 2-4-10 आदमी जो बिजनेस डिपार्टमेंट में हैं उनकी खाली ड्यूटी नहीं बनती है, उनकी खाली जिम्मेदारी नहीं है सतर्कता फैलाना, आप सबकी जिम्मेदारी है। ये CBC का इस साल का थीम है। मैं जब से इस थीम के बारे में सुना हूँ मैं तो बोलता हूँ कि ये थीम नहीं है, ये नारा नहीं है, ये क्रांति है। ये क्रांति, ये रिवोल्यूशन है जो आपको बताती है कि विजिलेंस आपकी भी जिम्मेदारी है, आपको ऑथराइज करती है। CBC की तरफ से आपको अथॉरिटी मिल रहा है कि विजिलेंस के प्रति आप अपना जिम्मेदारी निभाते हैं। जब हम आए यहाँ पे तो हम लोग दिया जलाए। दिया जलाने में काफ़ी लेट हो रहा था तो मैं समझ गया, और जब जला तो ऐसा जला कि जैसे मतलब वास्तव में बहुत ही ज्वलित तेज हुआ। तो मैं डॉक्टर साहब को बताया कि ये होता है होम्योपैथिक डॉक्टर। होम्योपैथिक मेडिसिन देर से रिएक्ट करता है लेकिन करता है तो एकदम अच्छा से करता है। और आपने हमारा जो वेलकम किया और स्वीट दिया है, जो मिठाई आपने दिया, वास्तव में किसी डॉक्टर की तरफ से उपहार न केवल स्वास्थ्य की कामना करता है बल्कि उज्जवल भविष्य की कामना करता है। हम अपने चेयरमैन साहब को बताएंगे कि हमारे NIH की तरफ से ये स्पेशल गिफ्ट मिला है जो कोल इंडिया की उज्जवल भविष्य के लिए है। बहुत बहुत आभार। बंगाल में मिठाई देने का बहुत कल्चर है और मिठाई का उसका बहुत सारा होता है, एक दूसरे से रिलेशन बनाकर जब मैं यहाँ आया तो आपका मोटो देखा, लिखा हुआ है शरीर मध्य खलु धर्म साधना। शरीर मध्य खलु धर्म साधना। शरीर अच्छा से रहेगा, स्वस्थ रहेगा तभी हम कुछ भी नेक काम कर पाएंगे। शरीर हमारा माध्यम है अच्छा काम करने के लिए, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। मैं भी बोल रहा हूँ, बिजनेस में हूँ, किसी को बुरा काम भी करना है ना तभी वो अपने ही शरीर से करेगा, अपना शरीर को तो भी स्वस्थ रखे। यानी हमारे सामने जो बैठे हुए हैं उनको ये नहीं देखना है कि कौन आदमी अच्छा है कौन बुरा है, आपको अपना इथिक्स को पूरा करना है। आप उसके शरीर ठीक रहे, उसका स्वस्थ शरीर रहे, तो हर तरह से ठीक रहे, डॉक्टर्स का ये कर्तव्य होता है। आज आपने हमको स्वागत किया, मेरा अभिनंदन किया। ये नेशनल का इंटरनेशनल लेवल का फेमस इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी।
आज पूरा 50 साल अगले सप्ताह हो जाएगा। मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशन में आकर के जो अपने आप को ऑटोनमस बॉडी है और मुझको बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। और जो आपने अभिनंदन हमको किया है, ये अभिनंदन मैं अपने मम्मी पापा को समर्पित करना चाहता हूँ। आज 3 दिसंबर को ये स्वागत मैं अपने मम्मी पापा को देना चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग होम्योपैथिक डॉक्टर्स के, होम्योपैथिक मेडिसिन के बहुत बड़े फैन हैं। हमारे नाना जी भी होम्योपैथिक डॉक्टर थे और हम ऐसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं, तो आज वास्तव में भावुकता से मैं भर रहा हूँ। तो ये आज का अभिनंदन, जाने मेरे कितने छल और कितने पाप छुपाए हैं, मम्मी पापा के लिए। जाने मेरे कितने छल और कितने पाप छुपाए हैं, अपने अंतस में मेरे जो सब संताप छुपाए हैं। जिनके दिन और रात हुए मेरे आंसू मुस्कानों से, पत्थर भी हीरा बनकर चमका जिनके बरगानों से। जननी और जनक के उन पावन चरणों का प्रतिपल बंधन है, ये मेरा अभिनंदन तो उनका ही अभिनंदन है। ये मेरा डॉक्टर्स जीवन देते हैं, ये मैं तो हमेशा मानता हूँ कि वो भगवान के रूप होते हैं। और भगवान कभी किसी के साथ कोई अन्याय न करता है न नहीं होता है। आपका जो प्रोफेशन है, आपका जो बिजनेस है, आपका जो फ्यूचर में आप जाएंगे, तो मैंने कुछ देखा था कि आपका बोलने की, विनम्र बोलने की जो स्टाइल रहेगी, वो आपका किसी रोगी का, पेशेंट का कोई रोग को कितना कॉन्फिडेंशियल रख रहे हैं, ये एबिलिटी आपकी होनी चाहिए। आपका एम्पैथी, आपका सिंपैथी। मेरा ब्रदर भी डॉक्टर है, वो खाली बात इतना अच्छा से करता है कि उसका बीमारी सामने वाले कैसे ठीक हो जाता है। उन्हें बात करने का आपका तरीका, आपका डिसीजन लेने की क्षमता, कौन सा मेडिसिन देना है, क्या ट्रीटमेंट होगा, कैसा कुछ होगा, ये डिसीजन लेने की क्षमता, जिस इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर ये सब एबिलिटी आपको अच्छा से सिखाई जाएगी। ह्यूमैनिटी, डॉक्टर्स खाली भगवान नहीं होता है, मानवता से दयालु पूर्ण होकर के पूरी तरह से कूट कूट के भरा रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका पेशेंस। डॉक्टर्स के जो मम्मी पापा हैं, उनके पेरेंट्स, उनके घर वाले आपको परेशान करेंगे, तभी आप पेशेंस यूज न करें। आपका बिहेवियर, वो भी आपके पेशेंट को लेकर। कोविड पीरियड में जिस तरह से हम लोगों ने कोविड के लिए जो मेडिसिन हम लोगों ने आविष्कार किया, ये वास्तव में पूरे विश्व देखता रह गया हम लोग कितना आगे बढ़ रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे डिस्ट्रिक्ट में बिहार के गोपालगंज से हूँ, और किसी भी शहर का जब देखिएगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो चाहे छोटा बड़ा टाउन हो, वो उसका कोई लोकेशन डॉक्टर के नाम से फेमस होता है। बोलता सबका क्या कि बस से जाना और वो डॉक्टर साहब का चैम्बर के बगल में उतर जाना, वहाँ से पैदल चला जाएगा तो घर पहुँच जाएगा। मतलब डॉक्टर फेमस होते हैं, डॉक्टर का नेम एंड फेम होता है, उनका कर्म का, सब लोग बच्चा वो भले डॉक्टर बाद में हो सकता नहीं भी रहे, फिर भी उनका नाम रहता है। ऐसा प्रोफेशन में आप काम कर रहे हैं। और एक हम अलग तरह का विडंबना देख रहे हैं। हम लोग दिया जलाए और सब बोलता है कि देखो दिया जल रहा है, लेकिन दिया नहीं जलता है, जलता है तेल और जलती है बात। लोग बोलते हैं देखो दिया जल रहा है। उसी तरह से आप काम करते हैं, हम काम करते हैं, हमारे जो जनरल मजदूर हों चाहे जो भी है वो काम करते हैं, लेकिन नाम होता है हमारे इंस्टीट्यूट का नाम होता है और देश का नाम होता है। ये मैं बताना चाहता हूँ। दूसरा, आज 3 दिसंबर है। आज 2 महापुरुष का जन्मदिन है। एक है हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, और एक खुदीराम बोस का, लोकल बॉय, उनका भी आज जन्मदिन है। खुदीराम बोस का साहस, उनका कर्म, उसकी देशभक्ति
और हमारे राजेंद्र बाबू का उनकी जो सिंप्लिसिटी, उनका डिवोशन टुवर्ड द नेशन, ये आज दोनों आदमी का मैं नाम लेकर के स्मरण होने का दिन है। आज मैं लक्की हूँ कि राजेंद्र बाबू कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ही पढ़े थे, बंगाल से यहीं से पढ़े थे, और खुदीराम बोस भी यहीं से थे, और मैं भी आज यहाँ पर हूँ। ये मेरे को अलग तरह का फीलिंग आ रहा है। मैं अपने जब किसी भी यंग लोगों से बात करता हूँ, बोलता हूँ कि इंटीग्रिटी अपना एसेट बनाओ। इंटीग्रिटी मीन्स ऑनेस्टी का बड़ा मतलब हम ऑनेस्ट है, सबके सामने ऑनेस्ट है तो उसको ऑनेस्टी बोलते हैं। कोई नहीं देख रहा है तभी हम गलत काम नहीं कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। हमको ऑनेस्ट के साथ साथ इंटीग्रिटी, मैन ऑफ इंटीग्रिटी, मैन ऑफ इंटीग्रिटी बनना है। एक और जब इंटीग्रिटी का मैं डिफिनेशन पढ़ रहा था तो ये भी पढ़ा कि आपके पास आसान रास्ता है, इजी पाथ है, उसको छोड़ करके यदि आप कठिन पाथ अपना रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटीग्रिटी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसका हमेशा एग्जाम्पल में देता हूँ कि वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे। उनके पिताजी की इच्छा थी कि मेरा बेटा ICS बने, मतलब सिविल सर्विसेज का उस समय एग्जाम होता था, इंग्लैंड में जाके एग्जाम देता था लोग, और ICS बने। वो पढ़ने में तेज थे, वो इंग्लैंड में जाके एग्जाम दिए, 4th रैंक आया। और जब वापस आ रहे थे तो जब बॉम्बे हाई में जब शिप में थे तो देखे बहुत लोग उनको देखने के लिए पहुंचे थे। तो लोगों से पूछे कौन है, तो बोला नहीं आपको देखने के लिए आए। उस लड़के के अंदर, ईयर 1920 की बात है, उनके अंदर ये भावना जगा कि ये तो मेरा पर्सनल अचीवमेंट है, ये मेरा पर्सनल अचीवमेंट पे इतने लोग हमको देखने आए हैं, तो मैं इनके लिए कुछ करूँगा तो ये लोग क्या करेंगे, कितना खुश होगा। वो आए कलकत्ता और अपने पिताजी के चरणों में सर्टिफिकेट को रखे और उन्हें ICS रिजाइन कर दिया। उस समय ICS का मतलब किंग, इजी पाथ होने वाला था, और उस इजी पाथ को उन्होंने टुकड़ाया। और महात्मा गांधी देश को आज़ाद करने के लिए मुहिम छेड़ कर रखे हुए थे, आंदोलन चला रहे थे, उस आंदोलन को उन्होंने, और वो महात्मा गांधी के साथ कांग्रेस ज्वाइन किए और कांग्रेस के साथ लगे और इतना मेहनत किए वहाँ पर भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए। 1938-39 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए। वहाँ पर भी कुछ मतभेद हुआ होगा, चाहे सिचुएशन रही होगी, और जब प्रेसिडेंट कांग्रेस के है तो जब आज़ाद भारत होता तो या तो प्राइम मिनिस्टर बनते या कोई अच्छा मंत्रालय मिलता उनको। फिर भी उन्होंने प्रेसिडेंट का पोस्ट रिजाइन कर दिया। जिस जॉब को पकड़ने के लिए, जिस पर्पस के लिए उन्होंने ICS का नौकरी छोड़ा था, वो उन्होंने उसको भी छोड़ दिया। और फिर आज़ाद हिंद फौज, फॉरवर्ड ब्लॉक, पता नहीं क्या क्या उन्होंने किया, और वो सारा काम किए जिससे अंग्रेज को नाक में दम कर गया। और उन्हीं का जो आज़ाद हिंद फौज का जो दहशत था, उनका जो डर था, वो अंग्रेजों के दिमाग से नहीं निकल रहा था। और ये भी कारण एक है, वन ऑफ द रीजन है, हमको वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद करके गए। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आसान पथ जब भी मिले तो उसको, उस पर नहीं रुकना है। आप अपना टारगेट बनाइए कि भले डिफिकल्ट पाथ है क्या हुआ, हमको और ऊंचाई तक जाना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जब बात आती है तो मैंने आपको बताया, उनका डेथ को लेकर के बहुत सारा कहानियाँ होती रहती हैं। वो फैजाबाद में 1984-85 में एक गुमनामी बाबा के नाम से, आप पढ़िएगा उनके बारे में, लोगों को ये संदेह हुआ, चाहे लोगों ने बताया कि गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। उस समय मैं 10th में पढ़ रहा था। उसके 1-2 साल बाद हम अपने नाना जी से मिला किसी तरह से, तो उन्होंने बताया कि जो उस समय अयोध्या का नाम फैजाबाद था। ये फैजाबाद में जो गुमनामी बाबा थे ना, वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। बोले वो सब कहानी है ऐसी। मैंने नाना जी को यही बताया। बोले नहीं वही गुमनामी बाबा थे। बोला कैसे? तो मेरा एक फ्रेंड है, मेरा एक कलीग है, वो भी होम्योपैथिक डॉक्टर है। उसका ट्रीटमेंट आखिरी दिनों में वही करते थे। होम्योपैथिक डॉक्टर जो थे, जो हमारे नाना जी के फ्रेंड थे, दोनों एक ही बैच में जो भी साथ पढ़ाई किए होंगे, उन्होंने वही उनका ट्रीटमेंट करते थे। ये केवल उन्हीं को पता था कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, बाकी किसी को नहीं पता था।
उन्होंने कुछ बताया ऐसे कि पॉलिटिक्स होगा कुछ इस तरह से, बोले नहीं वही थे। और मैं मुझको खाली उसने बताया था, लेकिन हम क्योंकि सेक्रेट रखा गया था तो हम क्यों बोलने जाए, हम नहीं बोले, लेकिन अब नहीं है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये बात सही है। तो वो जब मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर प्लस कलकत्ता प्लस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे मैं बताया कि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, उसी तरह से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा वर्ल्ड लीडर अपने अपने बीमारी के मतलब अंतिम समय में किसी मेडिसिन पर भरोसा किया तो होम्योपैथिक मेडिसिन था। इस आदमी को आपको पता होगा क्यों उसको चुप रहना पड़ा, क्योंकि आपकी मैं नहीं बताऊंगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से था कि जो मिलेंगे तुम ब्रिटिश को सुपुर्द कर देंगे, ऐसा कुछ एग्रीमेंट हुआ है, इसलिए उनको अपने देश में वो सेक्रेसी मेंटेन करना है। उस आदमी ने जिस डॉक्टर पे भरोसा किए वो होम्योपैथिक डॉक्टर थे। आप इतना ऐसा मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा डॉक्टर बन रहे हैं जिस पर सबकी भरोसा थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आप पर भरोसा। ऐसा मिशन में, ऐसा राष्ट्र के निर्माण में, ऐसा फ्यूचर से भी आप जुड़े हुए हैं। मैं इस नोबल प्रोफेशन को मैं नमन करता हूँ। माय डियर फ्रेंड, मैं ये भी बोलता हूँ, जब आप फ्यूचर ऑफ इंडिया के डेवलपमेंट में आप कंट्रीब्यूट करेंगे, आप अपना काम कीजिए, जो आप काम करते हैं उसको पूरा निष्ठा के साथ कीजिए, वो राष्ट्र का निर्माण से है। अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर आपने सुना, 3 दिन के अंदर हम लोग पाकिस्तान को धूल चढ़ा दिए। हमारा आर्मी, हमारा नेवल, हमारा एयरफोर्स ने बिल्कुल इतना एक्यूरेटली अटैक किया मिसाइल से कि मतलब जहां हमको मारना है बिल्कुल उसके हिस्से को मारे। कितना डैमेज हुआ ये पाकिस्तान से पूछिएगा। यानी हम इतना आगे बढ़ चुके हैं कि हमारा आकाश, हमारा ब्रह्मोस, हमारे अब्दुल कलाम आज़ाद, हमारे देश के जो सपूत हैं, इतना अच्छा काम करके जा रहे हैं कि हमारा पूरे विश्व में बहुत नेम बन। आपका हर काम, मैं पहले बोलते मैं सोचता था कि राष्ट्रभक्ति निभाना हो तो बंदूक लेकर हम सीमा पर जाएंगे, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आप जो भी काम करिए, कोई मिसाइल बना दीजिए, कोई आईटी का, कोई साइबर सिक्योरिटी का, कोई और अपना मेडिसिन का, कोई और रिसर्च डेवलपमेंट कीजिए। हम कोविड का जो मेडिसिन बनाए वो भी तो किस तरह था, राष्ट्र हमारा कितना नेम एंड फेम हुआ, पूरे विश्व में लोहा मान लिया इंडिया का। आप ऐसा जो भी काम कर रहे हैं उसको अच्छा से कीजिए, निष्ठापूर्वक कीजिए, कोई आपकी राष्ट्रभक्ति दिखाती है। विजिलेंस और शेयर रिस्पांसिबिलिटी जो हमारा थीम है, हर काम में सतर्कता है और सतर्कता सबकी जिम्मेदारी है। आप हर काम, जो आपको काम दिया गया है उसको आप निष्ठापूर्वक करें। मैं ये बताने आया हूँ कि तब जाकर के हम राष्ट्र की सेवा कर पाएंगे, राष्ट्र को डेवलप कर पाएंगे। एक और मैं कुछ दिन से बोलना शुरू कर दिया हूँ कि 15 अगस्त 2047 हम लोग सब रहेंगे। 15 अगस्त 2047 100 ईयर से हो जाएगा इंडिया का, तो हमारी वर्ल्ड में हमारी इकोनॉमी 40 ट्रिलियन होगी। किसी को विश्वास है? सबको विश्वास है कि नहीं विश्वास है बताइए? हम लोगों का इंडिया डेवलप्ड नेशन बनेगा और इंडिया का वो इकोनॉमी 40 ट्रिलियन पहुंचेगी। ये आप नोट कर लीजिए, आप पहुंचाएंगे। मैं कई जगह बात करता हूं तो लोगों को विश्वास नहीं होता है। धारा 370 हटेगा, ये हमको विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन हटा। पाकिस्तान 3 दिन के अंदर धराशायी हुआ। किसी ने टेरिफ देकर हमको धमकाया, टेरिफ वाला इशू को लेकर के कोई हमको धमकाया। अमेरिका जैसा कंट्री हमसे पीछे हुआ, कभी भरोसा था? हमें भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन हमको पूरा विश्वास है। उसी तरह से आप भी भरोसा कीजिए कि 2047 में हम 40 ट्रिलियन पहुंच रहे हैं और आपसे दौलत पहुंचेंगे। जिस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जिस तरह से गवर्नमेंट आगे बढ़कर काम कर रहा है, जिस तरह से हमारे देश के युवा लोगों का डेडिकेशन है, डिवोशन है, हम लोग 40 ट्रिलियन की तरफ पहुंच रहे हैं। मतलब ये इसमें कोई पूछने की बात नहीं है।
पहला ट्रिलियन, फर्स्ट ट्रिलियन जो हमारा इकोनॉमी पहुंचा था वो 60 ईयर्स में पहुंचा था। 1947 में हम लोग आज़ाद हुए थे, 2007 2007 में हमारा फर्स्ट ट्रिलियन कंप्लीट हुआ। फिर 7 साल बाद 2014 में हमारा सेकंड ट्रिलियन मिला, फिर 2021 में थर्ड ट्रिलियन मिला। उसका 3 साल के बाद जो हमको 60 ईयर्स फर्स्ट ट्रिलियन पहुंचने में लगा, 3 साल में हम लोग 4 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन पहुंचे और छठा ट्रिलियन में पहुंचने वाले हैं 2028 में। और देखिएगा उस तरह से हमारा ग्रोथ आगे बढ़ता जाएगा और काफ़ी हम लोग तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं, 40 ट्रिलियन पे जाने वाले हैं। आपके चलते, आपके डेडिकेशन के चलते, आपका जो नॉलेज है उसके हिसाब से, यानी फ्यूचर हमारा बहुत अच्छा है, आप लोगों का फ्यूचर बहुत अच्छा है। आपका कंट्रीब्यूट भी करेंगे और आप डेवलप्ड नेशन का एंजॉयमेंट भी कर पाएंगे। हो सकता है हम लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, लेकिन हम तो एंजॉय तो करेंगे। तो इस आशा के हिसाब से चले। भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, फिर से स्वदेशी बनाना है। तो मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ, आओ भारत को आत्मनिर्भर बनाएं, मातृभूमि का कर्ज चुकाएं, सोए गौरव को पुनः जगाएं। आओ फिर से स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी को संघर्ष बनाएं, भारत में विश्वास जगाएं। विश्व गुरु बनेगा भारत, ऐसी अनुपम आस जगाएं। आओ भारत को आत्मनिर्भर बनाएं, आओ ईमानदारी अपनाएं, अपना जीवन शैली बनाएं। आओ भारत को भारत को अपने रिसर्च से, अपने डेवलपमेंट से, अपने कर्मों से हम भारत को खड़ा करेगा। इस मिशन से हर एक युवा को, हर एक लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। एक और ऑपरेशन सिंदूर में पता चल गया, जो चाइना माल है ना, चाइना माल ही होता है। चाइना माल का वर्ड सुनने मतलब हो गया खत्म। डुप्लीकेट को लोग बोलते था चाइना माल। उन्होंने ड्रोन और पता नहीं क्या क्या मिसाइल दाग रहे थे, सबके सब खुश हो रहा था। और धन्य हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे आर्मी, हमारे प्लानिंग, उनको तो नमन करने की वजह नहीं। मतलब हम फौलादी हैं, हम अडिग हैं, हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी हल कर ले मुझको, इतना भी आसान नहीं। कोई भी हल कर ले हमको, इतना भी आसान नहीं। चंद सिक्कों में बिक जाऊं, बाजारू सामान नहीं। मैं बताया आपको, मैन ऑफ इंटीग्रिटी बनिए। कोई भी हल कर ले मुझको, इतना भी आसान नहीं हूँ। चंद सिक्कों में बिक जाऊं, बाजारू सामान नहीं हूँ। और कुछ दिन चल के टूट जाऊंगा, इतना भ्रामक मत समझो। कुछ दिन चल के टूट जाऊंगा, इतना भ्रामक मत समझो। फौलादी हिंदुस्तानी हूँ, मिडिल चीन जापान में, मिडिल चीन जापान में। तो वास्तव में हमारे जो सेना वाले हैं, हमारे देश वाले हैं, पोल खोल के रख दिए, चाहे वो टर्की हो, चाहे चाइना हो। चाइना भी है, अपना रिसर्च फिर से कर रहा है। हम ऐसा तो नहीं कि पता चला कि पीतल ही बना रहे। पीतल और सोना में ही अंतर होता है। वास्तव में जब युद्ध होगा तो चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, सबको संदेह हो गया। उसका देखिएगा, जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का वार हो रहा था, उसका जो आर्मी वाला जो शेयर मार्केट था, वो पूरा क्रैश कर गया था। क्यों? क्योंकि सबको विश्वास हो गया, सबको उस पर से विश्वास उठ गया कि ये तो आर्मी, ये जो उनका जो मशीन है, इनका जो आर्म है, इनका जो टेलर है, वो तो तुरंत चलता ही नहीं। चाइना का राडार था, एक भी बचा नहीं पाया, पता ही नहीं चला, उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया, बचाने की बात अलग है। तो हमें अपने टेक्नोलॉजी पे, अपने लोगों पे, अपने राज्य, अपने देश पे विश्वास रखना है। और जब हम सतर्कता और शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो एक बार अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर साहब अब्दुल कलाम आज़ाद इस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे थे। एक 10-11 साल का बच्चा उनसे पूछा, कैन वी ड्रीम ऑफ करप्शन फ्री इंडिया? कैन वी ड्रीम ऑफ करप्शन फ्री इंडिया? इसके पहले मैं बता दूं, एक होता है मेकिंग मनी, एक होता है अर्निंग मनी। मेकिंग मनी मतलब जितना तो आपका औकात है उससे ज़्यादा पैसा आप ले रहे हैं, दैट इज मेकिंग मनी। पैसा बनाना, मतलब चोरी करके ला रहे हैं, चाहे करप्शन करके पैसा ला रहे हैं, दैट इज मेकिंग मनी। और अर्निंग मनी होता है जो आपकी एबिलिटी है, जो आपका जेन्युइन मनी है, जो लीगल मनी है, जो आपका बनता है, दैट इज कॉल्ड अर्निंग मनी। मेकिंग मनी इज क्राइम, अर्निंग मनी इज स्पिरिचुअल। मतलब हमको हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी हमको कोई ऐसा काम ना करें वो मेकिंग मनी वाला संज्ञा में जाए।
अब डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद उस बच्चे से बोलते हैं, जो 10-11 साल का बच्चा था, कि तुम चाहो तो भारत करप्शन फ्री हो सकता है, तुम चाहो तो भारत करप्शन फ्री हो सकता है। जिस दिन तुम्हारे मम्मी पापा या भैया तुमको कोई ऐसा कॉस्टली गिफ्ट दे रहे हैं या गाड़ी दे रहे हैं, तुम उसको रिफ्यूज कर दो और उनसे पूछो ये पैसा कहाँ से लाए, कहाँ से गिफ्ट खरीद के लाए, चाहे कहाँ से ला कर। जब हम टोकते हैं ना तो उनको शर्म नहीं आती है, लेकिन अपने बच्चे जब सामने वाले को टोकेंगे ना, तो करप्ट से करप्ट लोग जो होगा ना, बिल्कुल मोटी चमड़ी वाला होगा, वो भी पी जाता है। डॉक्टर कलाम उस बच्चे को बोलते हैं, उनके मम्मी पापा से पूछो, क्वेश्चन करो कि पैसा कहाँ से लाए। जिस दिन हर बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ, अपने एल्डर्स के साथ ऐसा करना शुरू कर देगा, तो उसके पेरेंट्स उस हर हाथ पैर मारना होगा। तो डॉक्टर कलाम आज़ाद ने बोला कि जिस दिन आप करेंगे तो हम लोग ऐसे ही कर से काफ़ी करेंगे। दूसरा, उसी डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद उसी बच्चे को बोल रहे हैं और मेरे साथ रिपीट करेगा कि कोई भी ऐसा गिफ्ट का, कोई भी ऐसा सामान का डिमांड नहीं करेगा अपने मम्मी पापा से, चाहे अपने ब्रदर से, चाहे एल्डर से, उनको वो मेकिंग मनी वाले सीरीज में आना पड़ जाएगा। कभी भी आप ऐसा कोई डिमांड नहीं करेंगे जिससे अपने आपके एल्डर्स को मेकिंग मनी यानी करप्शन वाले क्षेत्र में हाथ पैर लगाना पढ़ाना पड़े। इस तरह से कैसे, तो ये दोनों ही बातें जो डॉक्टर कलाम का था, मैं जहाँ जाता हूँ स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करता हूँ, बच्चों के साथ बात करता हूँ, तो मैं बताता हूँ कि आपके हाथों में है, हम किधर जाएं। एक और यहाँ पर नारी शक्ति बहुत है। हमारी संगीता जब यहाँ पर उनको अभिनंदन हो रहा था, तो आप पूरे 20,000 कोल इंडिया में 20,000 लेडीज हैं, नारी शक्ति है। कोल इंडिया में माइन के अंदर 4 साल पहले तक सर अलाउड नहीं था आपको अंदर जाने का। अब अंडरग्राउंड माइन के अंदर में लड़कियाँ जाती हैं, वहाँ जाकर के जब जॉब करती हैं। कोल इंडिया में माइन का ऑपरेटर हो, सॉफ्टवेयर ऑपरेटर हो, बड़े बड़े मशीनरीज हो, वो मशीन चला रही है हमारी कोल इंडिया की बेटी। यानी कोल इंडिया का वर्किंग इतना अच्छा, कोई ऐसा मशीन नहीं है जो एयर कंडीशन नहीं है। मैंने हमारे यहाँ के लोगों ने जब देखता कि इसी काम नहीं कर रहा तो बोलता मशीन खराब है। यानी वर्किंग कल्चर इतना अच्छा हो गया है, किसी को ये लगता होगा डस्ट लग रहा है, डस्ट लग रहा है। आप माइंड में घूम लीजिए, पूरा जाकर के 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा काम भी कर लीजिए, तो भी आपका हाथ गंदा नहीं होने वाला, सर्टिफिकेट। वर्किंग इन्वायरमेंट इतना अच्छा हुआ है। लोग बोलता था कि माइंड का मतलब पॉल्यूशन, इलीगल एक्टिविटी, लॉ एंड ऑर्डर इशू, चाहे ड्रेन, पानी, कचरा, वो बिल्कुल चेंज हो गया है। हमारे कोल इंडिया में 20,000 नारी शक्ति है, जहाँ भी नारी शक्ति अलग है। एक बार ऑनरेबल पीएम बोल रहे थे कि जब भी हम 2047 में भारत को विकसित देखना चाहते हैं, तो जो हमारी आधी आबादी है उसका यदि साथ नहीं होगा तो हम लोग विकसित भारत का सपना नहीं पूरा कर सकते। डॉक्टर साहब मैं बताऊं, ये बात सबको पता चल गया है कि बेटियों को आगे आना पड़ेगा। और मुझको तो खुशी इस बात का है कि हर एक पेरेंट्स को पता चल गया है कि बेटियों को आगे लाना है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, पेरेंट्स को पता चल गया, अदरवाइज भेदभाव तो वहाँ हुआ करती थी। हर एक पेरेंट जितना पढ़ाता बेटे को पढ़ा रहा है उतना बेटी को पढ़ा रहा है। अब ज़माना बदल चुका है, इंडिया बदल चुका है। इसी तरह से कमी नहीं है, न बेटियां कैसे कमी है, बेटों से आगे आ रही है। तो हमारे जब सतर्कता, हमारी साझा जिम्मेदारी की बात आती है, जैसे मैंने बताया बच्चों को आगे बढ़ना पड़ेगा, वैसे मैं आज आधी आबादी देश की नारी शक्ति को आह्वान करना चाहता हूँ कि आप आइए। मैं नारी शक्ति को, आधी आबादी जो हमारी है, उनको मैं हर बच्चे का पहला टीचर मानता हूँ। पहला शिक्षा, पहला संस्कार उसकी मदर ही देती है। फर्स्ट टीचर है, मदर हमारी फर्स्ट टीचर होती है, पेरेंट्स हमारे फर्स्ट टीचर होते हैं। वहाँ से जो संस्कार मिला है उनका जो कंट्रीब्यूशन आएगा, वो बच्चे जो आएंगे राष्ट्र के निर्माण में जब भाग देंगे, तो अभी ऐसे कि भारत को करप्शन फ्री बनाने में, विश्व गुरु बनाने में कोई रोक नहीं सकता है। तो आप भी आइए और सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी का पर्पज सॉल्व कीजिए। मैंने सदियों से सीखा है, मैंने अपने हिस्ट्री से सीखा है, हमारी संस्कृति से सीखा है। एक कयाधु माता थी, कयाधु माता भक्त प्रहलाद की माँ। वो
राक्षस कुल में रहते हुए भी, जहाँ हर तरह से निगेटिविटी है, जहाँ कर्म से लेकर के हर एक्शन, हर चीज में राक्षसों वाली भावना है, राक्षसों वाली संगति है, उस राक्षस कुल में रहते हुए भी कयाधु माता ने भक्त प्रहलाद को जन्म दिया। यानी हमारे देश की नारी, हमारे देश की बेटियां जो चाह ले वो कर सकती हैं। तो आज मैं ये भी अपील करना चाहता हूँ, देवियाँ देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियाँ दिव्य चिंतन जगाएं अगर, हर मनुष्य देव बनता चला जाएगा, हर मनुष्य देव बनता चला जाएगा। आप ठान लें तो क्या नहीं हो सकता है। मैं आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये चीज़ आप लेकर आए। और मैं एक दो चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि अपना काम करना है, गलत है कि सही है वो बाद में देखा जाएगा। भागवत गीता में लिखा हुआ है, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो अकर्ला। अपना नियमित काम करो, क्योंकि काम करना काम न करने से हमेशा अच्छा होता है। और वो सारा काम करेगा जो हमारे देश के लिए, हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए, हमारे प्रोफेशन के लिए, हमारे लिए भला करेगा, अच्छा करेगा। मैं डॉक्टर्स लोगों के साथ में हूँ, सामने हूँ। एक बार रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से पूछ रही हैं कि मैं आपकी पत्नी हूँ, लेकिन नाम होता है राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, ऐसा क्यों? रुक्मिणी जो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है, पत्नी थी, वो भगवान श्री कृष्ण से पूछ रही है कि मैं आपकी पत्नी हूँ, लेकिन नाम होता है राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, ऐसा क्यों? भगवान श्री कृष्ण प्रैक्टिकल में विश्वास रखते थे। वो अगले दिन बीमार पड़ जाते हैं। डॉक्टर तो सुनिएगा, भगवान श्री कृष्ण अगले दिन बीमार पड़ जाते हैं। वैद्य जी आए और बोले कि पानी को कोई लेडी, कोई महिला पानी को पैर से टच करे, उस पानी को भगवान श्री कृष्ण के माथे पर लगाया जाएगा तो तबियत ठीक हो जाएगा। वैद्य जी ने बताया कि कोई पानी को कोई लेडी उसको टच करे पैर से और वो माथे पर लगाना भगवान श्री कृष्ण का तबियत ठीक हो जाएगा। पूरा द्वारका में पूछा गया, सारे लेडीज ने, सारी वहाँ की जो महिला है सबने मना कर दिया कि नहीं, हम पानी को पैर से टच करेंगे, वो भगवान के माथे पर लगेगा तो पाप लगेगा। सबने मना कर दिया। रुक्मिणी से पूछा गया, रुक्मिणी भी मना कर दी कि नहीं, वो पानी को मैं टच करूंगी तो भगवान के माथे पर लगेगा, मुझको तो पाप लगेगा, मैं तो नरक में जाऊंगी। उन्होंने मना कर दिया। राधा से पूछा गया, राधा ने पानी को टच किया पैर से और उस पानी को भगवान श्री कृष्ण के माथे पर लगाया गया। भगवान श्री कृष्ण का लोगों ने पूछा कि आपको कोई संकोच नहीं हुआ कि ये पानी मैं टच कर रही हूँ और आपको पाप लगेगा, नरक में लगेगा? राधा का जवाब था कि मुझको कुछ नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ क्या करूँगी, मुझे स्वर्ग नरक से पता नहीं है। मेरा कान्हा का तबीयत ठीक रहे, वो स्वस्थ रहे, किसी से नहीं। अब उन्होंने बताया, लेकिन ये बात मैं आपको यहाँ क्यों बता, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये पुरानी मान्यताओं पे नहीं जाना है। आपको वो सारा काम करना है जो आपके कंपनी के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपके इंस्टीट्यूशन के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए, आपके देश के लिए भला हो। हम वो सारा काम करेगा, हम अपना परवाह नहीं करेगा, हमको परवाह रहेगा हमारे कंट्री का, हमारे इंस्टीट्यूशन का, हमारे प्रोफेशन का। इस तरह से आपको काम करने पड़ेगा। डोंट रीड ओनली द लाइन। आप लोग भी सुन लीजिएगा, डोंट रीड ओनली द लाइन, रीड इन बिटवीन द लाइन। अभी टाइम आ गया, रीड इवन बियॉन्ड द लाइन। अदरवाइज हम कहीं के नहीं रहेंगे यदि हमारा रिसर्च डेवलपमेंट नहीं होगा। डायरेक्टर साहब, एक बहुत अच्छी बात है कि होम्योपैथी के क्षेत्र में इंडिया को पीछे आ गया है, रिसर्च डेवलपमेंट करके अपने लोग बैठे हैं। डोंट रीड ओनली द लाइन, रीड इन बिटवीन द लाइन, इवन रीड बियॉन्ड द लाइन। और लास्ट में अभी मैं कुछ दिन पहले एटीएम से पैसा निकालना था, एटीएम से पैसा निकाला तो उसको बोल रहा था कि प्लीज कलेक्ट योर कार्ड एंड कैश। पैसा नहीं आ रहा, लिख रहा है कि प्लीज कलेक्ट योर कार्ड एंड कैश। जो कलेक्ट मैंने पैसा मिल जाए करे कब आएगा, लेकिन नहीं आ रहा। तो मैंने कार्ड निकाला, जब कार्ड निकाला फिर पैसा आ गया, मैंने कार्ड निकाला तब पैसा आ गया। मतलब बैंक वालों ने एटीएम ने सिस्टम चेंज कर दिया है।
और मैं सोचा कि ऐसा क्यों किया, मैंने पहले कार्ड निकाली फिर कैश मिलेगा, ऐसा क्यों किया है, क्यों किया होगा, अभी सोचिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने रिसर्च किया, अभी जमाना ऐसा हो गया, एक बार पैसा मिल जाने के बाद आदमी सब कुछ मतलब हंसने की बात नहीं है, पैसा यदि मिल गया ना तो सब कुछ भूल जाता है। मैडम खाली कार्ड नहीं, अपना जमीन को भूल जाते हैं। मतलब ये झकझोर देने वाली बात है, इससे मैंने सीखा है, मैंने देखा है। तो आइए हम मैन ऑफ इंटीग्रिटी बने। जो आदमी बिकाऊ है ना वो कमजोर है, सस्ता है, जो बिकाऊ नहीं उसको अनमोल कहते हैं, अनमोल है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, और बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, बिकने का लास्ट में मैं आप लोगों से ये अपील करूंगा लास्ट में कि ऐसा काम करना है कि दुनिया, देश और इवन कलकत्ता के लोग भी याद करें, NIH को याद करें। हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर सामने कर देंगे ऐसा काम, ये सब मिलकर सब मिलकर